अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। यह बिल लाना आज के समय की मांग थी और मुझे खुशी है कि यह बिल इस सदन में आया। पर एक चीज़ ज़रूर हमें परेशान करती है, खासकर जिन भी सदस्यों का हमारा पहला कार्यकाल यहाँ पर है। हमें कहा जाता था, बताया जाता था कि पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती थी वो रात को 2 बजे तक भी चलती थी, 12 बजे तक भी चलती थी। तो अभी कुछ देर पहले हमारे मुख्य सचेतक महोदय द्वारा व्यंग्यात्मक तौर पर कहा गया कि आप लोग कम बोलेंगे तो मंत्री जी भी कम बोलेंगे। तो या तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है या कहीं ना कहीं हम लोगों में इच्छा शक्ति की कमी है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे की यहाँ पर खड़े होकर लेग पुलिंग करें, ये है हमारी इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर। अगर हम देखें एजुकेशन का अभी सिनेरियो क्या है तो वो पूरी तरह से बदल गया है। हम लोगों में भी बहुत सारे लोगों ने कोचिंग करी हैं, हम लोग स्कूल से निकले हैं। ये चर्चा यहाँ पर शुरू हुई, पर बहुत सारी चर्चाएं हम तब शुरू करते हैं जब पानी हमारे सिर के ऊपर से निकल चुका होता है। क्या आज पूरे 1 साल में किसी भी सदस्य ने ये चर्चा की है कि स्कूल्स में जो मोबाइल का यूज़ हो रहा है, बच्चों को मोबाइल की तरफ धकेला जा रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाए? हो सकता है वो बिल भी आए, पर तब आए जब हमारे और बहुत सारे बच्चे मोबाइल एडिक्शन में चले जाएं। पहले हम लोग 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा में होते थे, उससे पहले हमारी डायरीज में हमें होमवर्क दिया जाता था, टाइम टेबल दिया जाता था। आजकल पेरेंट्स के मोबाइल पर सब कुछ आता है। बच्चों को ना उनके कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है और बच्चे बार बार पूछते हैं मोबाइल पे स्कूल से क्या इन्फॉर्मेशन आई। तो हमें इस जड़ में जाना होगा, जो मूल कारण है उसमें जाना होगा। और वही हालत कोचिंग संस्थान हैं, उन्होंने साल दर साल कर दिया। सामाजिक स्तर, पारिवारिक स्तर, हर स्तर पर हमें सोचने की जरूरत है और वो संदेश 8 करोड़ लोगों में इसी सदन से जाएगा। शिक्षा प्रणाली की अगर बात करें तो कोचिंग्स में, जैसे पूर्व भी कुछ सदस्यों ने कहा, मैथ्स में और साइंस में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसका स्तर कहाँ है? उसका स्तर अगर बच्चे को 11वीं 12वीं में पढ़ाया जा रहा है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसे पढ़ाई जा रही हैं जो उसकी पूरी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उसे कभी काम नहीं आनी। स्थिति यह है कि 3-4 साल के बच्चे को भी एक बेहतर अच्छी प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसे भी कुछ प्री स्कूल्स में भेजा जा रहा है। तो हमें बिल्कुल इसके मूल कारण में जाना होगा। ज़िंदगी एक बहुत लंबी रेस है और उस लंबी रेस में अगर हम उस बच्चे को 3 साल 5 साल 10 साल पर ही तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर देंगे तो जब उसका वक्त आएगा, जब उसका यूथ आएगा, जब वो अपने जीवन की शक्ति में चरम पे होगा, तब तक वो हार चुका होगा, थक चुका होगा। मैं बिंदुवार चर्चा पर आऊं। ऑनलाइन कोचिंग सेंटरों पर कोई भी इस बिल में प्रावधान नहीं दिखता, जबकि पूरे 49 पन्ने पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है वो बदलते समय की गति को भांप नहीं पा रहा। जब ऑनलाइन कोचिंग हो रही है तो उन्हें हमने इस बिल में क्यों इंक्लूड नहीं किया? तो मेरा सुझाव है कि इन्हें नियंत्रण करने के लिए नियम बनाए जाएं ताकि उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सके। बिल में धारा 2 में विज्ञापन की परिभाषा दी जाती है और उसमें इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन प्रसारण या प्रकाशन उसको उल्लेखित नहीं किया गया, जबकि आज के दौर में यही माध्यम सबसे अधिक तरह से अपनाया जाता है। मेरा सुझाव है कि बिल में भ्रामक और झूठे विज्ञापनों के खिलाफ सख्त प्रावधान जोड़े जाएं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की परिभाषा को संदर्भित किया जाए। उक्त बिल में प्राधिकरण एवं जिला समिति का उल्लेख किया गया है, पर यह स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से कितने दिनों की अवधि के भीतर यह समिति और प्राधिकरण गठित किया जाएगा। इसकी एक तय समय सीमा हो और संबंधित प्रावधान जोड़ा जाए। साथ ही स्थानीय
जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, राज्य विधिक सेवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, स्वास्थ्य अथवा मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ से भी कुछ प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य बनाया जाए। और सदन में इस सत्र में ही तीसरी बार मुझे ये बात दोहरानी पड़ रही है कि कहीं ना कहीं हम विधायिका और कार्यपालिका का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, और इसका फायदा तो किसे होगा ये नहीं पता, पर नुकसान किसे होगा, खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा वो जनता भुगतेगी जिन्होंने वोट देकर हमें यहाँ पर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाकर भेजा है। शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी इसमें प्रश्न उठता है। बिल की धारा 4 की उपधारा 7 एवं धारा 6 की उपधारा 2 हेतु मेरा सुझाव है कि बिल में शिकायत निवारण प्रणाली को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों की शिकायतें दर्ज की जाएं और प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष समाधान 7 दिन के भीतर अवश्य हो। बिल की धारा 6 की उपधारा 2 में कोचिंग सेंटर द्वारा अभिभावकों को पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर न्यूनतम 4 किश्तों में फीस भुगतान करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन फीस की, जैसे बहुत सारे सदस्यों ने कहा, फीस की अधिकतम सीमा और प्रतिवर्ष फीस बढ़ोतरी प्रतिशत की सीमा निर्धारित नहीं की गई। मेरे से पूर्व हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि क्यों ना आरटीई में भी के अंतर्गत भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लाया जाए ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उन्हें इनका लाभ मिल सके। हम बात पेनल्टीज की करते हैं, यहाँ पर तो हमने 2 लाख 5 लाख की पेनल्टीज की बात करके फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, पर जल के बिल में कोई आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर ट्यूबवेल कर लेगा तो उसके लिए हम कारावास तक का प्रावधान करते हैं। तो यह बहुत ही एक सोचनीय बात है। सरकार के राजस्व में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी बात हुई, कोचिंग इंडस्ट्री 10,000 करोड़ तक का योगदान रखती है। जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब बना, वहाँ पे अभी बजट घोषणा में कहा गया कि प्रयास किया जाएगा कि आईआईटी जोधपुर को वहाँ पर संचालित किया जाए, पर जो लोग वहाँ से कोचिंग चलाना चाह रहे हैं तो उन लोगों को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं। होना यह चाहिए कि बजट की इस घोषणा को रद्द कर उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके मोटिवेशन के लिए उन्हें रियायती दर पर वहाँ पर स्थान अवेलेबल कराना चाहिए। इस बिल से ये परसेप्शन बनाया गया कि ये बिल सिर्फ नीट और जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए है, पर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी लोग आते हैं, इसमें ग्रेजुएट लोग भी आते हैं, जो लोग कैट के लिए, आरएएस, आईएएस, पटवारी, सैनिक भर्ती, बहुत सारी भर्तियों के लिए कोचिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे 5 घंटे की अवधि को निर्धारित किया गया है, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए ताकि सभी लोग, बच्चों पर भी उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। बिल में कोचिंग सेंटरों के लिए टैक्स की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार कोचिंग सेंटरों पर अधिक टैक्स लागू करती है तो उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा अभिभावकों को, जिन्हें ज़्यादा पैसा वहाँ देना पड़ेगा। छोटे सेंटर्स जो अफोर्डेबल फीस पर लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इनकम टैक्स में अतिरिक्त छूट भी देनी चाहिए। और मैं भी कोचिंग सेंटर से पढ़ी हूँ आज से 25 साल पहले। शुक्र है वहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ाया नहीं, वही वरना कुछ सदस्य कहते हैं कि मैडम ये छूट तो आप अपने लिए मांग रहे हो, जैसा कि मुझे मेडिकल के विषय पे चर्चा पे कहा गया। बिल के अनुसार हर कोचिंग सेंटर को जिला समिति से अनिवार्य रूप से मान्यता लेनी है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के कोचिंग सेंटरों के सरकारी दफ्तरों के चक्कर बढ़ जाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की जाए, जिससे कोचिंग संस्थान इंस्पेक्टर राज के शिकार ना हो सकें। मान्यता प्रक्रिया को अधिकतम 30 दिन में पूरा करने का प्रावधान हो, बाध्यता हो, ताकि जो रेड टेपिज्म है, जो बहुत ही फैंसी वर्ड हमें पहले स्कूल के दौरान लगता था, वो हमारे सिस्टम पर हावी ना हो। बिल की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए निबंधन और शर्तें, उसमें तो डबल इंजन सरकार की पूरी तरह से खिल्ली उड़ा दी गई। अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांत को ही आपने ठेंगा दिखा दिया, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु में कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करेगा या
छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है इस पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया जाए और 10वीं पास बच्चे को बाद में ही एडमिशन मिले, क्योंकि फाउंडेशन कोर्सेज के नाम पर बच्चों की जो नींव है उसे कमज़ोर किया जा रहा है। कोचिंग्स के पास में बहुत सारे तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों की खुलेआम सेल हो रही है, उसके लिए भी अधिनियम इस बिल में कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य, सर 2 मिनट सर। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अस्पष्टता इसमें स्पष्ट तौर पे दिख रही है। चूंकि 25 साल पहले मैंने भी कोटा, आपके सभापति जी आपके ही कोटा से, वहाँ से मैंने कोचिंग की थी और मुझे पता है, बहुत सारे सदस्यों को पता है, घर से अचानक बाहर निकल के जाना, अकेले रहना वहाँ पर जहाँ कोई काउंसलिंग करने के लिए आपको नहीं है। उस वक्त तो हमें काउंसलिंग का वर्ड भी नहीं पता होता था, पर कितना मुश्किल है बच्चों के लिए कोचिंग के इस स्ट्रेस को झेलना। तो उसके लिए, उसके प्रबंधन के लिए, इन सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कितने पेशेवर कोचिंग सेंटर्स में नियुक्त होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, यह तय किया जाए। यह विधेयक कोचिंग छात्रों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करता है, पर उस हद तक नहीं जो हम चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।